Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट अपने प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पादप पोषक तत्व में 230 यानी 230 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। पीछे मैंने 2 लेक्चर के अंदर आपको 130 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपने इस लेक्चर में बात करते हैं। इस लेक्चर में कोशिश करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, अगर सारे कंप्लीट हो गए तो ठीक है, नहीं तो अपने लास्ट लेक्चर एक और बना लेंगे तो उसमें अपना पूरे का पूरा प्लांट न्यूट्रिएंट के 230 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हिंदी मीडियम में एग्रीकल्चर सक्सेस बुक है उसका 4th एडिशन आपका मार्केट में आ चुका है और इस पर जो MRP प्राइस है वो 550 रुपीज है। ठीक है, 550 रुपये हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं और हमारे से मंगवाना चाहते हैं तो आपका जो चार्ज लगेगा, पहले तो ऑफर था 450 रुपीज, लेकिन अब 450 प्लस पोस्ट चार्ज लगेगा 50 रुपये। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 500 रुपीज है। ठीक है, तो ये इसमें नए डेटा है। बिल्कुल आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बुक हेल्पफुल है। उन स्टूडेंट के लिए जिनको हिंदी मीडियम में प्रॉपर मैटर नहीं मिल पाता है तो इसमें आपका पूरा हिंदी मीडियम का मैटर दिया हुआ है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO, TGT, PGT, RAEO, SADO इन सब के लिए हेल्पफुल बुक है। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 9511593126 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे 230 क्वेश्चन में 130 क्वेश्चन अपने हो चुके थे। अब अपने बात करते हैं 131 नंबर क्वेश्चन से। ये सब क्वेश्चन है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है तो उससे मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि पहले जो प्लांट न्यूट्रिएंट के 2 क्विज मैंने डाली है, रिसेंटली डाली है, जस्ट पीछे ही डाली है, उनको जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे जो पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट है। तो जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए अब मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें अपना टाइम वेस्ट होगा और पीछे 130 क्वेश्चन डिस्कस कर किए जा चुके हैं। अगर आप ये 130 क्वेश्चन जो पीछे डिस्कस किए थे, बाकी 100 बच गए, यानी टोटल 200 क्वेश्चन, 230 क्वेश्चन, अगर आप इनको ढंग से डिस्कस कर लेते हैं तो पादप पोषक तत्व यानी प्लांट न्यूट्रिएंट से आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आज अपने 131 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या है, यहां पर अपना फ्रेंकिया जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फ्रेंकिया जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह किस प्रकृति का है, सहजीवी जीवाणु है या मुक्तजीवी जीवाणु है या वैकल्पिक सहजीवाणु है, सहजीवी है या सभी प्रकार का है। सहजीवी तो वो होता है जो पौधे के साथ सहजीवन करता है, पौधा है तो वो है, नहीं तो वो भी नहीं है। मुक्तजीवी जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, पौधे के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, उसको मुक्तजीवी बोलते हैं। तीसरा वैकल्पिक सहजीवी वो होते हैं जो मुक्त अवस्था में भी रहते हैं और मौका मिलने पर सहजीवन भी कर लेते हैं। तो फ्रेंकिया कैसा जीवाणु है, देखो फ्रेंकिया एक सहजीवी जीवाणु है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये एक सहजीवी जीवाणु है जो केजुरिना पौधा होता है, यानी मैं बात करूं नॉन लेग्यूम होता है, यानी ये एक लेग्यूम पौधा नहीं है, नॉन लेग्यूम पौधा है जिसके साथ ये सहजीवन करता है। फ्रेंकिया करता किसके साथ है, केजुरिना पौधे के साथ करता है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से फास्फोरस घोलक जीवाणु है। यहां फास्फोरस घोलक जीवाणु, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया पूछा गया है ना, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया। ऑप्शन है एक यानी बेसिलस, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलियम, तीसरा ऑप्शन है एस्परजिलस और डी ऑप्शन है उप्रोक्सबी। तो फास्फोरस को जो घोल देता है वो जीवाणु पूछा गया है। घोलने को तो पेनिसिलियम भी घोलता है लेकिन ये तो कवक है, एस्परजिलस है ये भी घोलता है लेकिन ये भी कवक है। जीवाणु पूछा है इसने फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया।
जीवाणु पूछा है तो जीवाणु कौन सा होगा, बेसिलस होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये दोनों फंगस है, कवक है, इनको फास्फोरस सोल्यूबलाइजर फंगस बोलते हैं, पीएसएफ बोलते हैं। और इन्होंने पूछा है फास्फोरस घोलक जीवाणु, पीएसबी पूछा है। तो पीएसबी कौन सा होगा, बेसिलस होगा। तो ये राइट आंसर ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों भी ध्यान रखना, ये फास्फोरस घोलक है बट कवक है, और वो क्या है, जीवाणु है। नेक्स्ट अपने बात करें, भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी सर्वाधिक है। सर्वाधिक कमी पूछी गई है यहाँ पे। ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है कोबाल्ट। भारतीय मृदाओं में मैग्नीशियम की भी कमी है, जिंक की भी कमी है, आयरन की भी कमी है, बट सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिलती है वो जिंक की देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। और जिंक की भारतीय मृदाओं में सबसे ज्यादा कमी 48.1% होती है, और महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा इसकी कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अपने, ये मिलान करने वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। यहां आपको मिलान करना है। एक तरफ तो आपको दिए हुए हैं जैव उर्वरक और दूसरी तरफ दिया हुआ है फसल। कौन से जैव उर्वरक कौन सी फसलों में काम में लिए जाते हैं, बड़ा ही शानदार मैचिंग है ये, ठीक है। इसको आपको ये कर ली तो आपके 4 क्वेश्चन है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। राइजोबियम, ये जैव उर्वरक किसमें काम में लिया जाता है। ये तो अगर कोई गलत कर दे समझो उसको एग्रीकल्चर आती नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, देखो राइजोबियम जैव उर्वरक कौन सी फसल में काम में लेते हैं, सब्जी व फूल वाली फसलों में, दलहनी फसलों में, धान वाली फसलों में, चारे वाली फसलों में। तो आपको ही पता है राइजोबियम लेग्यूमिनेसी फसलों में काम में लेते हैं, और दलहनी होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है। सभी दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करती है, बट सारी लेग्यूम फसलें दलहनी नहीं हो सकती ना। जैसे बरसीम रिच का चारा है तो वो दलहनी फसल थोड़ी है। तो दलहनी तो सारी लेग्यूम है, और लेग्यूम है उसमें कौन सा जैव उर्वरक काम में ले सकते हैं, अपने राइजोबियम कल्चर काम में ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 134 का, वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सॉरी बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहां पर, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट जो दूसरा है यहां पे एजेक्टोबैक्टर। जो एजेक्टोबैक्टर है वो किसमें काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन है सब्जियां और फूल वाली फसलों में, बी ऑप्शन है धान वाली फसलों में, और डी ऑप्शन है आपका चारे वाली फसलों में, और बी ऑप्शन तो दलहनी था ही। तो एजेक्टोबैक्टर किसमें काम में लेते हैं, देखो एजेक्टोबैक्टर है वो सब्जियों व फूल वाली, अनाज वाली फसलों में तो लेते ही है, तिलहनी में भी लेते हैं, बट सब्जियों व फूलों में स्पेशली इसको काम में लिया जाता है एजेक्टोबैक्टर को। तो 135 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने यहां पे अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, एजिसोपाइरिलम कौन सी फसलों में काम में लेते हैं। तो एजिसो जो पाइरिलम होता है वो स्पेशली चारे वाली फसलों में, हालांकि अनाज वाली फसलों में भी इसको काम में लिया जाता है, लेकिन चारे वाली फसलों में इसको स्पेशली काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर 136 का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल है, वो किसमें काम में लिया जाता है। तो नील हरित शैवाल का तो आपको पता ही होगा, नील हरित शैवाल है वो धान में जैव उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। देखो राइजोबियम वाला तो आपको पता है लेग्यूम में काम में लेते हैं या दलहनी में काम में लेते हैं, ठीक है, बट सब्जियों में फूलों में स्पेशली एजोक्टोबैक्टर को काम में लेते हैं, और चारे वाली फसलों में एजिसोपाइरिलम को काम में लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करते हैं। अब एजेक्टोबैक्टर और एजिसोपाइरिलम दोनों को अपने अनाज वाली फसलों में भी लेते हैं, तिलहनी फसलों में भी लेते हैं, ये तो कॉमन बात है, बट सब्जियों में फूलों में स्पेशली एजेक्टोबैक्टर को लेते हैं, और चारे वाली फसलों में स्पेशली एजिसोपाइरिलम को लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 134 का बी ऑप्शन, 135 का ए, और 136 का डी, और 137 का सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आगे फिर मिलान करने वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। मिलान करना है जैव उर्वरक द्वारा प्रति हेक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कोई भी जैव उर्वरक अपने उपयोग करते हैं तो वो प्रति हेक्टर कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो सबसे पहले है राइजोबियम जो है वो प्रति हेक्टर कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जो राइजोबियम है, ठीक है, उसका पूछा गया है। ऑप्शन है 40 से 80 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर स्थिरीकरण, 30 से 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर स्थिरीकरण, 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर स्थिरीकरण, 20 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर स्थिरीकरण। तो कितना नाइट्रोजन है वो राइजोबियम स्थिरीकृत करता है ना। तो राइजोबियम जो है वो प्रति हेक्टेयर
30 से 100 किलो नाइट्रोजन है वो प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। ये राइजोबियम की जाति पर निर्भर करता है भी कितना करेगा, एवरेज 30 से 100 किलो करता है। दूसरा यहां पे पूछा है एजोला का। एजोला जो है वो प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो एजोला प्रति हेक्टेयर लगभग 40 से 80 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक स्थिरीकरण करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है एजिसोपाइरिलम। एजिसोपाइरिलम है, ये कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है प्रति हेक्टेयर, तो ये करता है 20 से 40 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अब बचा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रति हेक्टेयर करता है, ये 20 से 30 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रति हेक्टेयर करता है। सी ऑप्शन राइट है। यानी राइजोबियम प्रति हेक्टेयर 30 से 100 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोला है, ये 40 से 80 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रति हेक्टेयर करता है। एजिसोपाइरिलम है, ये 20 से 40 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रति हेक्टेयर करता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये 20 से 30 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रति हेक्टेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो 142 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। 10 किलो बीजों को कितने राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं, 10 किलो बीज। अब ये 10 किलो ही नाम क्यों लिया गया, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ऑप्शन ए है 100 ग्राम, ऑप्शन बी है 200 ग्राम, ऑप्शन सी है 500 ग्राम, ऑप्शन डी है 1 किलो। तो 10 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए हमें 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर की जरूरत होती है। कितने की जरूरत होती है, 200 ग्राम। और बाजार में जो राइजोबियम कल्चर के पैकेट आते हैं वो 200 ग्राम के ही आते हैं। और ये 200 ग्राम का पैकेट 10 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए बहुत सही रहता है, ठीक है। इसलिए यहां स्पेशली 10 किलो बीज मेंशन किया था ना, ठीक है। अब आपसे 1 किलो बीज पूछ ले, आपसे पूछ ले कि 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए कितना राइजोबियम कल्चर चाहिए, तो 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर चाहिए। कितना चाहिए, 20 ग्राम चाहिए। समझ में आ गया बात। और वहीं से आपको यह पूछ ले कि 100 किलो बीज उपचारित करने के लिए कितना राइजोबियम कल्चर चाहिए, तब राइजोबियम कल्चर कितना चाहिएगा आपको, 2 किलो राइजोबियम कल्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहां पे मैंने हर फॉर्मेट में बता दिया। 142 में आपसे 10 किलो के लिए पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 हेक्टेयर मृदा को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। राइजोबियम कल्चर है, उससे बीज भी उपचारित किए जा सकते हैं और मृदा को भी उपचारित किया जा सकता है। जब बीज उपचारित करते हैं तो मैंने बता दिया 1 किलो बीजों के लिए 20 ग्राम चाहिए, 10 किलो बीजों के लिए 200 ग्राम चाहिए और 100 किलो बीजों के लिए 2 किलो राइजोबियम कल्चर चाहिए। लेकिन 1 हेक्टेयर की मृदा को उपचारित करना है तो कितना राइजोबियम चाहिए आपको, ऑप्शन है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 12 किलो। देखो 1 हेक्टेयर की मृदा को उपचारित करने के लिए 2 किलो राइजोबियम कल्चर की जरूरत होती है। और 2 किलो राइजोबियम कल्चर लेने के लिए आपको कितने पैकेट लाने होंगे, 10 पैकेट लाने होंगे, क्योंकि एक पैकेट 200 ग्राम का है तो 10 पैकेट में कितना हो जाएगा, 2 किलो आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। 2 किलो की नीड है, पैकेट पूछ लेते तो 10 पैकेट की नीड पड़ती है अपने को ना, और वजन पूछ लिया है तो 2 किलो जो राइजोबियम कल्चर है वो 1 हेक्टेयर की मृदा को उपचारित करने के लिए काफी है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है फास्फोरस सोल्यूबलाइजर माइकोराइजा। फास्फोरस सोल्यूबलाइजर माइकोराइजम जो होते हैं उनसे किन किन चीजों को उपचारित करते हैं। सबसे ज्यादा जैसे प्रचलित है वाम, वेसिकुलर, एर्बेसिकुलर माइकोराइजा, आपने नाम सुना होगा। ये दलहन है, चाहे नॉन लेग्यूम है चाहे नॉन लेग्यूम है, सबके साथ सहजीवन करता है और फास्फोरस को उपलब्ध करवाता है ना। तो इससे हम किन किन चीजों को उपचारित करना चाहिए, मतलब इससे हम किन किन चीजों को उपचारित कर सकते हैं। ऑप्शन है कि बीज उपचार करोगे, दूसरा है पौधे की जड़ों का उपचार करोगे। जब पौधशाला से, नर्सरी से हम पौध को, पंजीरी बोलते हैं जिसको, उसको उठा के खेत में ले जाते हैं तो उसकी जो जड़ है पौध की, उसको उपचारित करें या मृदा उपचार करें, या सभी तरह के उपचार इससे किए जा सकते हैं। सभी तरह के उपचार इससे किए जा सकते हैं। तो कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। ये सभी तरह के आप उपचार कर सकते हो इससे ना, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर जो माइकोराइजम होते हैं उनसे आप ये सभी तरह के उपचार कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है, जो सब्जी और पुष्पीय पौधों की जो पौध होती है उसकी जड़ों को सबसे ज्यादा इससे उपचारित किया जाता है और परिणाम भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये पॉपुलर बहुत है, लेकिन उपचार सब तरीके के कर सकते हो आप, ठीक है। बीज उपचार भी कर सकते हो, मृदा उपचार भी कर सकते हो और पौध की जड़ों का भी उपचार कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपने आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। एजेक्टोबैक्टर और एजिसोपाइरिलम से उपचारित कर सकते हैं। एजेक्टोबैक्टर और एजिसोपाइरिलम से उपचारित कर सकते हैं। ऑप्शन वही है, बीज उपचार, पौध की जड़ों का उपचार, मृदा उपचार या उपरोक्त सभी। एजेक्टोबैक्टर और एजिसोपाइरिलम से भी ये सभी तरह के उपचार कर सकते हो, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, है ना। इससे भी सभी चीजें आप उपचारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 146 नंबर। राइजोबियम शब्द किसने दिया था? ए ऑप्शन है फंक ने, बी ऑप्शन है फ्रैंक ने, सी ऑप्शन है बिजरंक ने और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राइजोबियम शब्द है वो दिया था फ्रैंक ने। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, यानी बे ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है। फंक है उन्होंने विटामिन शब्द दिया था, और बिजरंक है इन्होंने जो बिजरंक है इन्होंने जो नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण है, जो नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण है वो दिया था बिजरंग जो है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन क्या था 146 में? राइजोबियम शब्द, तो वो किसने दिया था? फ्रैंक ने। राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने मिलान कीजिए का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें अपने को मिलान करना है। राइजोबियम कल्चर से फसलों को उपचारित करते हैं। कौन सी राइजोबियम की जाति से कौन सी फसल को उपचारित करते? कौन सी राइजोबियम की जाति से कौन सी फसल को उपचारित करते हैं? अब देखो, सबसे पहले दिया है राइजोबियम लेग्यूमिनिसीरम। राइजोबियम जो लेग्यूमिनिसीरम है उससे हम किसको उपचारित करते हैं? ए ऑप्शन है बरसीम, बी ऑप्शन है रिजका और मेथी, सी ऑप्शन है सोयाबीन, चौला, मूंगफली, सनई, मूंग और डी ऑप्शन है मटर, मसूर, वच और लेथेरस। लेथेरस का मतलब होता है मीठी मटर। लेथेरस का मतलब क्या होता है? मीठी मटर। तो यहां पूछा गया राइजोबियम लेग्यूमिनिसीरम से अपने किसको उपचारित किया जाता है? तो राइजोबियम लेग्यूमिनिसीरम से मटर, मसूर, वच, मीठी मटर इनको उपचारित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम से अपने किसको उपचारित करते हैं? तो इससे हम उपचारित करते हैं सोयाबीन, चौला, मूंगफली, सनई और मूंग के बीजों को उपचारित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट है राइजोबियम मिलीलोटाई। तो राइजोबियम जो मिलीलोटाई है उससे अपने किसको उपचारित करते हैं? राइजोबियम मिलीलोटाई से अपने उपचारित करेंगे रिजका और मेथी को। रिजका और मेथी को, यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। और राइजोबियम जो ट्राइफोलाई है, राइजोबियम ट्राइफोलाई है, इससे अपने किसको उपचारित करेंगे? तो इससे अपने बरसीम के बीजों को उपचारित करते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। यहां कहने का मतलब क्या है, जो मटर, मसूर, वच और मीठी मटर है उसकी जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनिसीरम रहता है, तो उसके बीजों को जब लगाएंगे तो राइजोबियम लेग्यूमिनिसीरम से ही उपचारित करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट मैं बात करूं, जैसे सोयाबीन है, चमला है, मूंगफली है, सनई है, मूंग है, तो इनकी जड़ों में जो राइजोबियम की जाति रहती है वो कौन सी जाति रहती है? राइजोबियम जैपोनिकम। तो जब इनके बीजों को लगाएंगे तो किससे उपचारित करेंगे? अपने राइजोबियम जैपोनिकम से उपचारित करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें, जैसे रिजका है और मेथी है, इसके बीजों को अपने उपचारित करते हैं राइजोबियम मिलीलोटाई से। यानी रिजका और मेथी है उसकी जड़ों में राइजोबियम की मिलीलोटाई जाती रहती है, तो जब भी अपने इसके बीज लगाएंगे तो किससे उपचारित करेंगे? राइजोबियम मिलीलोटाई से। ऐसे ही बरसीम की जो जड़ है उसमें राइजोबियम की ट्राइफोलाई जाती रहती है, तो बरसीम का बीज जब भी लगाओगे तो राइजोबियम की कौन सी जाति से उपचारित करोगे? राइजोबियम ट्राइफोलाई से ही उपचारित करेंगे, स्वाभाविक सी बात है ये तो, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने आपके मैचिंग है इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट है आपका अगला फिर मैचिंग है। क्या है मैचिंग में? मिलान कीजिए लेग्यूम फसलों द्वारा प्रति वर्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सी लेग्यूम फसल प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकती है? यहां सबसे पहला है अल्फा अल्फा यानी रिजका, कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रति वर्ष ये करती है? ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर 90 किलो, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 40 किलो, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 194 किलो और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 72 किलो। तो जो रिजका है वो कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? रिजका लेग्यूम फसलों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल है, जो एक साल में 194 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है, यानी इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है काउपी चमला।
चंवला प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है? चंवला प्रति वर्ष 90 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। इसका राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है मटर पी। मटर है ये प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकती है? मटर है वो प्रति वर्ष 72 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकती है। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है बीन, सेम फलियां। सेम फलियां प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकती है? 40 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकती है। तो लेग्यूम फसलों में प्रति वर्ष सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जो फसल है वो कौन सी है? अल्फा अल्फा यानी रिज का सबसे ज्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 155 नंबर क्वेश्चन। देखिए, न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूनता का सिद्धांत लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब क्या है? मान लो किसी फील्ड में, किसी खेत में पोषक तत्वों की कमी है और उन पोषक तत्वों की कमी से उत्पादन में सबसे ज्यादा वो प्रभावित करेगा जिसकी कमी सबसे ज्यादा है, जिसकी कमी सबसे ज्यादा है। तो वो लॉ ऑफ मतलब लॉ ऑफ मिनिमम है, न्यूनता का सिद्धांत है। किसने दिया था? ए ऑप्शन है डोकुचेव, बी ऑप्शन है लीबेग, सी ऑप्शन है निकोलस और डी ऑप्शन है स्टाउट। तो जो न्यूनता का सिद्धांत है, लॉ ऑफ मिनिमम है, वो जस्टिन वॉन लीबेग ने दिया था। किसने दिया था? जस्टिन वॉन लीबेग ने। इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन के जनक भी कहा जाता है। 155 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन। और वीवी डोकुचेव को तो जानते ही हो, मृदा विज्ञान के जनक, पेडोलॉजी के जनक, आधुनिक पेडोलॉजी के जनक है वो किसको कहा जाता है? डोकुचेव को ही कहा जाता है। और मृदा का वर्गीकरण भी किस बंदे ने दिया था? डोकुचेव ने दिया था। बट यहां क्वेश्चन न्यूनता का सिद्धांत पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन। पोषक तत्वों की वो कमी जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन उपज में कमी आ जाती है, उसे कहते हैं। पोषक तत्वों की वो कमी के लक्षण जो दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन उपज को प्रभावित करते हैं। यहां पे एक ग्राफ बताता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से देखना, बड़े काम आने वाली चीज है आपके, है ना। ये ग्राफ है, इस तरफ तो अपने क्या है? पोषक तत्वों की मात्रा है, प्लांट न्यूट्रिएंट लिख देता हूं, पोषक तत्वों की मात्रा। और इस तरफ क्या है? यील्ड लिख लो या फिर वृद्धि लिख लो या उपज लिख लो, कुछ भी है ना। अब देखिए, जनरली ये ग्राफ पोषक तत्वों की मात्रा का है। देखो इसमें, सॉरी, चलो दोबारा बना लेता हूं, गलत क्लिक कर दिया था, आ गया, ठीक है। अब देखिए, पोषक तत्वों की एक ऐसी मात्रा होती है, पूर्ण मात्रा या सफिशिएंट क्वांटिटी, या फिर अपने सही सही मात्रा की बात करें तो इस समय देखो आप, ये ग्राफ सबसे ऊपर है इस पॉइंट पे। अब इसकी वृद्धि सबसे ज्यादा होगी, ये सेटिस्फैक्टरी या फिर अपने फुलफिल करने वाली मात्रा है पोषक तत्वों की। पोषक तत्वों की जो पूर्ण मात्रा होती है या अबेंडेंट क्वांटिटी, अबेंडेंट तो नहीं कह सकते, यानी पूरी तरह पूरी मात्रा जो होती है उस पे सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। कम मात्रा है तो देखो यहां पर वृद्धि भी कम देखने को मिलेगी। ज्यादा मात्रा है तो क्या हो जाएगी? विषाक्तता हो जाएगी। अगर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है तो विषाक्तता हो जाएगी। हमें 4 रोटी की भूख है, हम 4 खाएं तो बहुत बढ़िया काम करेंगे, 4 की 5 खा ली तो नींद आएगी, यानी अब हमारा काम प्रभावित होगा, हम ढंग से काम नहीं करेंगे। वैसे ही अगर पौधों को मात्रा ज्यादा दे देते हो आप, पौधों को मात्रा ज्यादा दे देते हो तो ये देखो वृद्धि यानी उत्पादन गिरने लग गया है, इसको विषाक्तता बोलते हैं। विषाक्तता से भी उत्पादन गिरता है, वृद्धि गिरती है, यानी वो दूसरे पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं, दूसरी उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वहीं पर अगर अपने देखें, ये मात्रा, ये कमी की मात्रा है, या ना, ये कमी है। कमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी बोलते हैं। कमी होने पर भी देखो उत्पादन तो कमी हुआ है, ये देखो उत्पादन कम हुआ है। लेकिन क्या होता है, एक ऐसी भी कमी होती है, एक जनरली अपने ऐसी कमी देखने को मिलती है जिसकी कमी के लक्षण नहीं दिखते हैं, जिसकी कमी के लक्षण नहीं दिखते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये इतनी कमी है, इसके लक्षण नहीं दिखेंगे, पौधे पर किसी तरह के लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन देखो उत्पादन में कमी आ गई। अगर आपके पौधे पर किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं तो वो चीज हम उसको दे देंगे, कमी की भरपाई कर देंगे। विषाक्तता है, विषाक्तता के लक्षण दिखेंगे, उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, और सही सही मात्रा है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, उपज बहुत बढ़िया हो रही है।
बट ऐसी कमी जिसकी कमी के लक्षण तो नहीं दिखते हैं लेकिन वृद्धि में या फिर उत्पादन में गिरावट हो जाती है, तो इसको अपने क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। पोषक तत्वों के लिए यही ग्राफ काम करता है, ध्यान रखना। तो उसको हम विषाक्तता बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, विषाक्तता तो ज्यादा मात्रा है। कभी डेफिशिएंसी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कमी तो वो होगी जिसके लक्षण दिखे। नेक्स्ट है छुपी हुई भूख, हिडन हंगर या उपरोक्त सभी, ये दोनों तो नहीं कहेंगे तो इसका मतलब उपरोक्त सभी तो है ही नहीं। तो कौन सा है, छुपी हुई भूख है, हिडन हंगर बोलते हैं। ऐसी कमी जिसकी कमी के लक्षण तो प्रकट नहीं होते हैं बट उत्पादन में या वृद्धि में गिरावट आ जाती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, छुपी हुई भूख बोलते हैं। उसको अपने क्या बोलेंगे, छुपी हुई भूख बोला जाता है, हिडन हंगर बोला जाता है। अब हिडन हंगर को आप फाइंड कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन तो हो गया अपना क्लियर। इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट है। ये हमें इसको छुपी हुई भूख बोलेंगे जिसकी कमी के लक्षण प्रकट नहीं होते लेकिन कमी है जिसकी वजह से उत्पादन में गिरावट आ जाती है। पता कैसे करेंगे, नहीं पता किया तो देखो उत्पादन में नुकसान हो रहा है। मान लो यहां 11 क्विंटल हो रहा है और यहां 10 क्विंटल हो रहा है, तो 1 क्विंटल का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? अब पूरे खेत में कितना नुकसान हो जाएगा, अपने बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसका पता लगाना बहुत जरूरी होता है। पता कैसे लगाएंगे भी, इसके लिए हम कुछ सूचक पौधे लेते हैं। सूचक पौधों का मतलब ऐसे पौधे जो किसी पोषक तत्व की कमी के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। थोड़ी सी कमी प्रकट होती है तो लक्षण प्रकट कर देते हैं। अगर थोड़ी सी भी कमी प्रकट हुई ना तो लक्षण प्रकट कर देंगे, और वो लक्षण प्रकट करेंगे जो उस पोषक तत्व की कमी का वास्तविक लक्षण है। जैसे आप नाइट्रोजन की कमी से उसकी जो पौधा है उसकी निचली पत्तियों पर वी आकार का पीलापन दिखने लग जाता है, तो ये नाइट्रोजन की कमी का एक वास्तविक लक्षण है। फास्फोरस की कमी का वास्तविक लक्षण है जैसे बैंगनी पड़ जाती है पत्तियां। पोटास की कमी का वास्तविक लक्षण है पत्तियों के किनारे वो झुलस जाते हैं। तो ये ऐसे वास्तविक लक्षण प्रकट करते हैं। थोड़ी सी कमी होती है तो भी लक्षण प्रकट कर देते हैं, यानी उस कमी के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो जिन क्षेत्रों में जिन पोषक तत्वों की कमी की संभावना होती है तो वहां पर उनके सूचक पौधे या उनको इंडिकेटर प्लांट बोलते हैं, जो इस बात की सूचना देते हैं कि इस पोषक तत्वों की कमी आ गई है, आप इसकी भरपाई कर दीजिए। तो इनके लिए अपने सूचक पौधे काम में लेते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अपने बात करें, सिलिका लाभदायक होता है। सिलिका किसके लिए लाभदायक है? दलहनी फसलों के लिए, गन्ना के लिए, आलू के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। सिलिका है वो गन्ना के लिए लाभदायक है। गन्ना के लिए लाभदायक ही नहीं, गन्ना के लिए आवश्यक भी है। बाकी के लिए आवश्यक नहीं है, ये गन्ना के लिए आवश्यक भी है। ये कुछ पौधों के लिए आवश्यक होता है सिलिका, इसलिए हम इसको अर्ध आवश्यक पोषक तत्व या क्वासी एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है खड़ी फसल में उर्वरकों को देना। खड़ी फसल में उर्वरकों को देना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देता हूं। खड़ी फसल में उर्वरकों को ठोस रूप में देना कहलाता है। ए ऑप्शन है ब्रॉडकास्टिंग, बी ऑप्शन है ड्रॉप ड्रेसिंग, सी ऑप्शन है प्रतिस्थापन और डी ऑप्शन है गोली आवेदन। बिना किसी फसल की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी खेत की तैयारी कर रहे हैं फसल लगाने के लिए, खेत में फसल नहीं है तब उर्वरक छिटक के दे रहे हो, वो तो है ब्रॉडकास्टिंग। खड़ी फसल में सीधा ठोस उर्वरक दे रहे हो, ठोस में ना, जैसे यूरिया छिड़क रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। क्या बोलेंगे उसको? टॉप ड्रेसिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा आंसर राइट होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, टॉप ड्रेसिंग। प्रतिस्थापन होता है किसी स्थान विशेष पे उर्वरकों को दे देना, क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। जैसे ये पेड़ है, हमने इसके पास पास क्या कर दिए? उर्वरक दे दिए, ये पास पास पे दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। एक निश्चित जगह पर आपने उर्वरक दे दिए, वो प्रतिस्थापन। गोली आवेदन, चिकनी मिट्टी लेते हैं और उर्वरक लेते हैं, ज्यादातर नाइट्रेट उर्वरकों में किया जाता है। तो चिकनी मिट्टी तो लेते हैं 10 और उर्वरक लेते हैं 1, इन दोनों को मिलाकर अपने क्या करते हैं? गोली बना लेते हैं। तो उसको अपने क्या करते हैं? गमलों में या पौधों की जड़ों के पास दे देते हैं, उसको गोली आवेदन बोलते हैं। गोली आवेदन नाइट्रेट युक्त उर्वरकों में किया जाता है, क्योंकि नाइट्रेट वाले वो पानी में बहुत घुलते हैं, फटाफट घुल के उनका नुकसान हो जाता है। अगर क्ले मिट्टी के साथ इनको 1 मात्रा में तो उर्वरक और 10 मात्रा में मिट्टी मिला के गोलियां बना देते हैं, तो ये फटाफट घुलते नहीं है, पौधों को धीरे धीरे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो यहां खड़ी फसल में ठोस उर्वरकों को देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गहरा प्रतिस्थापन काम में लेते हैं। गहरा प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? जैसे ये पौधा है, ये इसकी जड़ है, अब हमें कोई उर्वरक हम क्या करते हैं? इसकी गहराई में दे देते हैं, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पे दे देते हैं। तो ये विधि किसमें काम में ली जाती है? ए ऑप्शन है नाइट्रेट उर्वरकों में, बी ऑप्शन है अमोनिकल उर्वरकों में, सी ऑप्शन है पोटासिक उर्वरकों में और डी ऑप्शन है फास्फेटिक उर्वरक में। कौन से उर्वरक में यह विधि काम में ली जाती है भाई? देखो, सबसे पहले तो इसका राइट आंसर बता देता हूं। अमोनिकल उर्वरक के लिए यह विधि काम में लेते हैं, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है,
अब मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं आपको। देखो, सभी फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में लेती है, सभी फसलें, चाहे धान है, चाहे जूट है, चाहे कोई सी भी फसल है, नाइट्रेट रूप में लेती है। और कहां से लेती है? वायवीय क्षेत्र से, यानी ऑक्सीकृत क्षेत्र से। लेकिन दो धान और जूट है, धान और जूट है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में भी ले सकता है और अमोनिकल रूप में भी ले सकता है, नाइट्रेट रूप में भी ले सकता है और अमोनिकल रूप में भी ले सकता है। अब देखिए, अगर धान और जूट की हम बात करें, धान जूट के अंदर कोई भी अपने नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, चाहे वो अमोनिया वाला है चाहे नाइट्रेट वाला है, अगर हम उसको ऊपरी हिस्से में दे देते हैं, यानी उसको हम क्या करें, ऊपरी भाग में दे देते हैं, यानी ऑक्सीकृत क्षेत्र में दे देते हैं, तो वो पौधा नाइट्रेट रूप में ही ग्रहण करेगा उसको। लेकिन धान और जूट के अंदर यह भी क्षमता है कि वो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ले सकता है। लेकिन अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को कहां से लेता है? वो अनऑक्सीकृत क्षेत्र से लेता है, यानी गहराई से लेता है। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी अमोनिकल उर्वरक अगर धान या जूट में दे रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? गहरा प्रतिस्थापित करेंगे, यानी उसको गहराई में देंगे। जब आप उसको गहराई में देंगे तब वो क्या होगा? अमोनिया के रूप में अवशोषित किया जाएगा। अगर आपने उसको ऊपर दे दिया, अमोनिकल उर्वरक को ही आपने ऊपर दे दिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो नाइट्रेट में चेंज होगा, फिर उसको पौधे ग्रहण करेंगे। ऑक्सीकृत क्षेत्र में कोई सी भी फसल में आप अमोनिकल उर्वरक दे दोगे तो वो नाइट्रेट में चेंज होगा और नाइट्रेट के रूप में पौधा ग्रहण करेगा। और सभी पौधे हैं, चाहे वो धान है चाहे जूट है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट अवस्था में लेते हैं। सिर्फ धान जूट ऐसी फसलें हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिकल अवस्था में भी ले सकती है, लेकिन कब लेगी? जब आप उसको गहराई में अनऑक्सीकृत क्षेत्र में देंगे। तो जो अपने गहरा प्रतिस्थापन करते हैं वो अमोनिकल उर्वरक के लिए करते हैं। और कौन सी फसल में करते हैं? धान जूट में करते हैं, ठीक है, धान और जूट में। और कितनी गहराई पे देते हैं? लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर देंगे आप। कितनी गहराई पर देंगे आप? 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर उसको देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? टॉप ड्रेसिंग कौन से उर्वरक में उपयोग में लेते हैं? टॉप ड्रेसिंग, देखो, जब हम खेत की तैयारी करते हैं फसल लगाने के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों उर्वरक देते हैं। फास्फोरस और पोटास की तो पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय दे दी जाती है, बट नाइट्रोजन की कुछ एक मात्रा ही दी जाती है। नाइट्रोजन की अगर सारी मात्रा दे दोगे तो क्या दिक्कत होती है? ये जल में घुलनशील होता है और पानी में घुलकर ये निक्षालन से इसका नुकसान हो जाएगा। जितना पौधा ग्रहण कर लिया उतना तो ठीक है शुरुआती अवस्था में, बाद में ये घुलकर खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको एक साथ नहीं दे सकते हैं। फास्फोरस है वो अगतिशील होता है, पानी में जल्दी से घुलता नहीं है, धीरे धीरे मिलता है, एक साथ आप खेत की तैयारी के समय दे देते हो। पोटास भी कम गतिशील है, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं फसल लगाने के लिए, उसको भी एक साथ दे देते हो। बचा कौन सा? नाइट्रोजन, जो फसल की विभिन्न अवस्थाओं पर खड़ी फसल में दिया जाता है। जैसे आपने खेतों में यूरिया डालते हुए देखा होगा, तो इसने यही पूछा है टॉप ड्रेसिंग कौन से उर्वरकों में उपयोग में लेते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग है वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्रयोग में लेते हैं। बाकी पोटास और फास्फोरस तो खेत की तैयारी के समय ही दे दिया जाता है। आयरन भी टॉप ड्रेसिंग में दे देते हैं, लेकिन बहुत कम दिया जाता है, पर्णीय छिड़काव ज्यादा काम में लिया जाता है, फोलियर एप्लीकेशन जो होता है, यानी पानी में घोल के। लेकिन टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है सॉलिड रूप में, दानों के रूप में ही खेत में छिड़क रहे हो आप, तो उसको टॉप ड्रेसिंग। और टॉप ड्रेसिंग जो प्रचलित है वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बे ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 161 नंबर क्वेश्चन में, यूरिया के पर्णीय छिड़काव में बायोरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? जब आप यूरिया का बैग लेके आते हो, कट्टा लेके आते हो ठोस, तो उसमें बायोरेट 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठोस में बायोरेट बनता कैसे है? जब यूरिया बनाते हैं तो अधिक तापमान हो जाता है, जिसकी वजह से बायोरेट बन जाता है, ठीक है। तो बायोरेट ठोस में है वो 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बायोरेट जो होता है वो फसलों के लिए विषाक्त होता है। लेकिन जब हम इसका घोल बना लें, पर्णीय छिड़काव करने वाले होते हैं, तब कितने से ज्यादा बायोरेट नहीं होना चाहिए? ए ऑप्शन है 1.5% से ज्यादा, बी ऑप्शन है 1% से ज्यादा,
सी ऑप्शन है 0.25% से ज्यादा और डी ऑप्शन है 0.5% से ज्यादा। तो कितने से ज्यादा बायोरेट नहीं होना चाहिए? तो पर्णीय छिड़काव में जो बायोरेट की मात्रा है वो 0.25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है स्टार्टर घोल का अनुपात होता है। जो स्टार्टर घोल होता है उसका अनुपात क्या होता है, ये पूछा गया। स्टार्टर घोल क्या होता है? देखो NPK, इनका एक घोल बनाते हैं, एक अनुपात का घोल बनाते हैं अपने, ठीक है। ये घोल क्या करते हैं, जिस समय नर्सरी से पौध उठाते हैं और खेत में लगाते हैं उस समय क्या करते हैं, उस पौध की जो जड़ होती है उसको उपचारित कर लेते हैं, जिसकी उसकी वृद्धि को क्या होता है, अच्छा स्टार्टअप मिल जाता है। तो इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर घोल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको क्या बोला जाता है, स्टार्टर घोल बोला जाता है। अब स्टार्टर घोल के आपको यहां पर अनुपात दिए हुए हैं। क्या क्या अनुपात दिया हुआ है, देखिए अनुपात दिया हुआ है 1:2:1, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2:1:1, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2:2:1 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1:2:2। तो कौन सा अनुपात है वो स्टार्टर घोल में रखा जाता है? तो स्टार्टर घोल के लिए जो अनुपात रखा जाता है वो कौन सा रखा जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट है, यानी 1:2:1 का जो घोल है वो अपने स्टार्टर घोल के रूप में काम में लेते हैं। वैसे तो जो सबसे बढ़िया स्टार्टर घोल का अनुपात 1:2:1 होता है, ये होता है यानी N1P2 और पोटास 1। लेकिन इसके अलावा 1:1:2 का भी एक स्टार्टर घोल आता है। ये स्टार्टर घोल दोनों प्रचलित है, बट जो सबसे ज्यादा प्रचलित है 1:2:1 वाला प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना। सिंचाई को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। और उर्वरकों को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर, ठीक है। तो सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन हर्बिगेशन, बी ऑप्शन टॉप ड्रेसिंग, सी ऑप्शन फर्टिगेशन और डी ऑप्शन एरियल एप्लीकेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजर से अपने लेंगे फर्टी और इरिगेशन से लास्ट वाला ले लेंगे गेशन, तो ये क्या हो जाएगा? फर्टिगेशन। सिंचाई जल के साथ अगर आप उर्वरक देते हो तो वो फर्टिगेशन कहलाता है। चाहे वो आप बूंद बूंद सिंचाई विधि में दे रहे हैं, चाहे फुहारा विधि में दे रहे हैं, चाहे और कोई ट्रेडिशनल विधि से किसी जुगाड़ से दे रहे हैं, लेकिन दे सिंचाई जल के साथ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिगेशन। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। और अगर हम शाकनाशी सिंचाई जल के साथ देते हैं, हर्बिसाइड सिंचाई जल के साथ देते हैं, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? हर्बिगेशन बोल देते हैं। और किसी चीज का छिड़काव हवाई जहाज से करते हैं तो एरियल एप्लीकेशन बोलते हैं। टॉप ड्रेसिंग, सॉलिड जो उर्वरक होते हैं, ठोस उर्वरक को खड़े खेत में देते हैं उसको टॉप ड्रेसिंग, और पानी में घोल कर देते हैं तो पर्णीय छिड़काव या फिर फोलियर एप्लीकेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो 163 का राइट सी आंसर है। अब नेक्स्ट है अपना मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मैचिंग के क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। तो यहां दिए हुए पोषक तत्वों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है और उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या है? तो सबसे पहला जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी होने पर क्या लक्षण दिखते हैं? ए ऑप्शन है टॉप सिकनेस, बी ऑप्शन है टॉप हुकिंग, सी ऑप्शन है वी आकार की हरिमाहीनता यानी वीक शेप क्लोरोसिस, और डी ऑप्शन है सफेद हरिमाहीनता व्हाइट क्लोरोसिस। तो देखिए नाइट्रोजन की कमी से वी आकार की हरिमाहीनता देखने को मिलती है और ये सबसे पहले निचली यानी पुरानी पत्तियों से स्टार्ट होती है। तो 164 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर आयरन। आयरन की कमी से कौन सा लक्षण प्रकट होता है? तो इन चारों में से ही बताना है। आयरन की कमी से सफेद हरिमाहीनता व्हाइट क्लोरोसिस देखने को मिलती है, और वो भी नई पत्तियों में यानी ऊपर की पत्तियों में, और ऐसा रोग आपको मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है।
तो 165 का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 166 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से कौन सा लक्षण दिखता है। देखो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम उसकी कमी के लक्षण शीर्ष पर दिखते हैं। किस पर दिखते हैं, शीर्ष पर दिखते हैं। और शीर्ष पर उस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं जो पौधों में अगतिशील होता है, और कैल्शियम पौधों में सबसे अधिक अगतिशील पोषक तत्व होता है। तो इसकी कमी से कौन सा लक्षण दिखता है, टॉप सिकनेस या टॉप हुकिंग। हुकिंग का मतलब इस तरह से फोल्ड हो जाना ना, इस तरह से, और सिकनेस का मतलब होता है, सिकनेस का जो मतलब होता है वो ऐसे लटकी हुई सी जो शीर्ष है वो लटका सा हो जाता है, ऐसे कमजोर सा हो जाता है, बीमार सा हो जाता है। तो यहां टॉप सिकनेस देखने को मिलता है या टॉप हुकिंग देखने को मिलता है, तो टॉप हुकिंग देखने को मिलता है कैल्शियम की कमी से। 166 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 166 का जो राइट है वो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बोरोन की कमी। बोरोन की कमी के लक्षण भी शीर्ष कलिका पर दिखते हैं। बोरोन की कमी के लक्षण भी शीर्ष कलिका पे, ये भी अगतिशील होता है पौधों के अंदर, इसकी वजह से टॉप सिकनेस देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। तो ये आप चार जो मैचिंग है वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चले अपने। तो अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग का दिया हुआ है अपने। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया, मिलान करना है, पोषक तत्वों की कमी है और उसकी कमी से कौन सा विकार होता है, ये क्वेश्चन है अपना। पोषक तत्वों की कमी और उससे होने वाले विकार है। सबसे पहले दिया हुआ है कॉपर की कमी। कॉपर की कमी से कौन सा विकार होता है, कैविटी स्पॉट इन कैरेट, गाजर में कैविटी स्पॉट। दूसरा है मिलरनडेज विकार, अंगूर का मिलरनडेज विकार। तीसरा है अनाज की सफेद कलिका रोग, है ना, अनाज की सफेद कलिका, व्हाइट टिप, कलिका नहीं बोलेंगे भाई, यहां सफेद शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सफेद शीर्ष बोलेंगे, सॉरी, श्वेत कलिका को काट देते हैं, यहां पर क्या करेंगे अपने श्वेत शीर्ष रोग बोलेंगे। और चौथा ऑप्शन है वो तंबाकू का सैंड्रोन विकार, है ना, तंबाकू का सैंड्रोन विकार दिया हुआ है। तो कॉपर की कमी से कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो कॉपर की कमी से देखने को मिलता है जो अनाज वाली फसलें हैं उनमें सफेद शीर्ष विकार हो जाता है। एक तो व्हाइट बड इन मेज होता है, मक्का में सफेद कलिका, मक्का का सफेद कलिका जिंक की कमी से होता है। इसने सफेद शीर्ष पूछा है, अकेला मक्का का नहीं, सभी अनाज वाली फसलों का पूछा है, वो कॉपर की कमी से होता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपने बात करें। अगला क्वेश्चन में है कैल्शियम की कमी से इनमें से कौन सा विकार हो जाता है भाई, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से गाजर में कैविटी स्पॉट विकार हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगला है मैग्नीशियम की कमी से कौन सा विकार होता है। तो मैग्नीशियम की कमी से सैंड्रोन होता है, तंबाकू का सैंड्रोन विकार होता है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला जो अपने हैं वो है बोरोन की कमी से। क्या है, बोरोन की कमी से, बोरोन की कमी से अंगूर का मिलरनडेज, जिसको मुर्गा मुर्गी विकार या हैन एंड चिकन विकार भी बोलते हैं। मिलरनडेज है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है ना, अपने यहाँ मुर्गा मुर्गी या हैन एंड चिकन विकार भी बोलते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। तो ये यहां पर अपने 4 क्वेश्चन की मैचिंग मैंने आपको बताई। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आगे भी ये दिया हुआ है पोषक तत्वों की कमी और उससे की कमी से होने वाले विकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन की कमी, इसकी कमी से कौन सा विकार होता है, मक्का का श्वेत कलिका रोग। दूसरा है सिक्किल लीफ रोग। तीसरा है गोभी का बटनिंग इन कोल क्रॉप्स। और जो चौथा है वो है आलू में ब्लैक हार्ट। तो बताइए भी नाइट्रोजन की कमी से कौन सा विकार होगा। तो जी नाइट्रोजन की कमी से जो विकार होता है वो कौन सा होता है, बटनिंग इन कोल क्रॉप्स होता है, यानी गोभी वर्गीय सब्जियों में बटनिंग होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां जिंक की कमी से दिया हुआ है। अभी जस्ट पीछे की मैचिंग में मैंने आपको बताया था मक्का में सफेद कलिका जो विकार होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है फास्फोरस।
तो देखिए जी, फास्फोरस की जो कमी होती है, फास्फोरस की कमी से सिक्ल लीफ, पत्तियां दराती के आकार की हो जाती है। तो यहाँ सिक्ल लीफ लिखा हुआ है, सिक्ल लीफ है ना, तो ये सिक्ल लीफ है वो किसकी कमी से होता है, सिक्ल लीफ है वो फास्फोरस की कमी से होता है। तो 174 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। अब बच्चा, भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है तो आलू अंदर से सेंटर से काला पड़ जाता है, जिसको अपने ब्लैक हार्ट बोलते हैं। तो आलू का जो ब्लैक हार्ट विकार है वो किसकी कमी से होता है, भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। तो अपने ये 230 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 175 क्वेश्चंस पे अपना डिस्कस हो गया है, ठीक है। अब बचे हैं अपने ओनली 55 क्वेश्चन, जो आज के अपने अगर इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं तो ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, और अगर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं तो पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पर अपने डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्विज का आनंद ले रहे हैं तो आप इसका फीडबैक जरूर दीजिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप प्लान न्यूट्रेंट्स में ये 230 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि जब हम 230 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब 230 क्वेश्चन ही नहीं, उसके साथ इधर उधर की बातें करते हैं 500-700 क्वेश्चन बन जाते हैं अपने। तो इससे ज़्यादा आपको एक टॉपिक में क्वेश्चन की नीड होती नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।